वर्ष 1982 में सरपंच बनने से लेकर हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री व लोकसभा में कुरुक्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी शनिवार को अपनी रथ यात्रा लेकर रेवाड़ी पहुंचे। राजकुमार सैनी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। रेवाड़ी में भी इसी कड़ी में वह हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। पूर्व सांसद ने कहा कि लोग राम शाम के चक्कर में पड़ रहे हैं, आज तक ठीक से संविधान लागू नहीं हो पाया, पिछड़े व दलित अधिकारों से वंचित हैं, पिछड़े व दलितों को एक करने के लिए ही एकता यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने भाजपा व कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों पर भी निशाना साधा। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर राजकुमार सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार माइनस में रहेगी। बोले बीजेपी आपस में लड़ाकर चुनाव जीतती है। बता दें कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने 5 फरवरी को पानीपत से अपनी रथ यात्रा शुरू की थी। इसका समापन 11 अप्रैल को ऐतिहासिक महम चबूतरे पर क्षुद्र क्रांति रैली के माध्यम से संपन्न होगा। शनिवार को रेवाड़ी पहुंचे राजकुमार सैनी ने शहर के धारवेड़ा चुंगी, बीएमजी मॉल, अंबेडकर चौक व नाईवाली चौक सहित कई चौकों पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पार्षद सुरेश सैनी, सैनी सभा के पूर्व उप प्रधान हरिराम सैनी, सुंदरलाल सैनी सहित अन्य समाजों के लोग भी मौजूद रहे। आज रेवाड़ी पहुंचे एक यात्रा लेकर, क्या ये यात्रा और क्या इसका मकसद है? ये यात्रा जो टुकड़ों टुकड़ों में शूद्र समाज को बांट रखा है मनुवादी व्यवस्था ने, ये कुम्हार है, ये लोहार है, ये वाल्मीकि, ये धड़क है, ये चमार है, ये यादव है, गुज्जर है, 6743 जातियों के बंटे हुए शूद्र समाज के लोग आज तक अपना लीडरशिप पैदा नहीं कर सके, कोई राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं बना सके। इक्के दुक्के लोगों ने तैयार किया भी प्लेटफार्म, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के हमारे लोग आस्था के नाम पर जो नतमस्तक हो जाते हैं। अभी तक 4000 साल तक तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से गौतम बुद्ध तक चलती रही, और उसके बाद अशोक सम्राट का जो स्वर्णिम युग है, जिसमें इस देश के अंदर लगभग 18 मुल्क आते हैं, उस वंश के 10वें राजा बृहदत्त मौर्य का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा छल कपट से कत्ल करके अपने आप को राम पेश करना, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नकार चुका है कि रामायण महाभारत देश के अंदर हुई नहीं। सर, इस यात्रा कब शुरू हुई, क्या मकसद ये यात्रा इन लोगों को एक करने के लिए स्टार्ट हुई है, जिनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है। ये एकता यात्रा है जो SC BC के लोगों को अलग अलग फैक्टर में बांटा हुआ है, और ये 5 फरवरी से पानीपत से शुरू हुई थी। आज ये 10वें जिले में है। सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार और जो भिवानी, महेंद्रगढ़ और अभी यहाँ पर रेवाड़ी पहुँचे हैं। तो हम हर जिला के 2, 3, 4 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद रेवाड़ी से सभी भाइयों को एक निमंत्रण देने के लिए आए कि एक शूद्र क्रांति के नाम से महम चबूतरे पर 11 अप्रैल को एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आपसे भी निवेदन करके हम जा रहे हैं कि जब तक ये लोग मानसिक रोगी रहेंगे, जो लोग आस्था के नाम पर लूट रहे हैं, इनसे सिर्फ ये प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं। ये वहाँ पर कौन कौन लोग शरीक होंगे जो आपकी महम चबूतरे पर यात्रा होंगी? वहाँ पर लगभग सारे SC BC के मेन लीडर जो है ना, वामन मेश्राम भी वहाँ आ रहे हैं, मैं भी वहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ, और बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के नेता आएंगे, लेकिन चमचे नहीं आएंगे जो इन पार्टियों के चमचागिरी कर रहे हैं। हिंदू धर्म का मजाक बनाकर आखिर किस तरह से आप लोगों को जोड़ पाएंगे? कि बड़ा सवाल लोग भी करते हैं, हम भी पूछते हैं। पहली बात है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है। मैं एक पेपर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास एक पेपर था, क्योंकि पत्रकार भाइयों को मैं तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहूँगा। ये मुसलमानों के द्वारा एक दी गई गाली है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल में तो ये ब्राह्मण धर्म है। 4 वर्णीय व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है। अब तो
जो सरसंघ चालक मोहन भागवत है वो भी कह रहे जातियां हमने बनाई हैं, कोई भगवान ने नहीं बनाई। अब इससे ज्यादा मैं क्या सबूत दूंगा। जो 9 सितंबर 1976 को ललई सिंह यादव की किताब पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है कि रामायण और महाभारत देश के अंदर हुई ही नहीं। ये तो गौतम बुद्ध अशोक सम्राट की उस बुद्ध विचारधारा को कत्ल करने के लिए, उसको खंडित करने के लिए ये नए शास्त्र पुष्यमित्र शुंग के द्वारा रचे गए हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बाहरले देशों में जाता है तो कहीं नहीं कहता कि मैं रामायण महाभारत या राम श्याम की धरती से आया हूँ, क्योंकि विश्व में लोग 195 मुल्क हैं जो यूएनओ सदस्य हैं, उनमें से लगभग 80-85 मुल्कों में बौद्ध धर्म को जानते हैं। वहां पर जाके हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो रामलला की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन हिंदू और मुसलमान पर लड़ा करके ये लोग नफरत की भावना फैला करके इलेक्शन जीते। ये आप 2014 से बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कितने लोगों को जगा पाए? क्योंकि दिखते नहीं हो आपके लोग, आपके साथ लोग दिखते नहीं हैं। देखिए, जो 4000 साल की गुलामी है वो एक शब्द या 1 मिनट में काट देनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि खून के अंदर अभी भी कितने लोग खाटू शाम के तरफ जा रहे हैं, जबकि इनकी खाट तो शाम से ही खड़ी हो लेती है। क्योंकि जब इनको पता ही नहीं कि आखिर देश के अंदर हक संविधान से मिलना था। संविधान किसी घर में दाल रोटी का जुगाड़ ना हो, कोई एक दूसरे की बात ना मानता हो तो लोग कहते हैं ये घर तो राम भरोसे है। हमारा पूरा देश राम भरोसे है, संविधान भरोसे अभी नहीं हुआ, क्योंकि संविधान लागू ही नहीं हुआ। संविधान में सबके हक बराबर लिखे हुए। आप समाज को नहीं समझा पाए। जब रेवाड़ी में आपके कैंडिडेट को 1000 वोट मिलते हैं, जबकि यहाँ 10,000 वोट तो शहर में 10,000 से ज़्यादा हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब तक जागरूकता नहीं होगी, लोग अंधविश्वास और आस्था के नाम पर पागल बना रखे हैं लोगों ने, वो बने रहेंगे। लेकिन अगर फूले साहब ने गुलामगिरी लिखी थी, आज मैंने गुलामगिरी इनको बांट दी है, उसका निचोड़ इनको दिया है। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता शिक्षा से ओतप्रोत हुए, जो पहले शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, नारी को अधिकार नहीं था, तो आज शिक्षित हुए, कुछ छोटे मोटे रोजगार दुकानदारी तक पहुंच गए। और अंबेडकर साहब ने इनको वोट दिया था, अभी ये वोट डालना नहीं सीखे। 85 वोट हैं, डाल करके राज्य में जा सकते थे। हो सका मैं भी इनको मतलब जो है ना मेंटली प्रिपेयर करने में पूरा वक्त लगा रहा हूँ, ये अभी मतलब ना संभल पाए। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी जोत किसी ने अगर आस्था को खंडित करके, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज है, वो तो गोबर पर कर लो, मिट्टी पे कर लो, भूत पे कर लो, प्रेत पे कर लो, वो तो जो है ना उसका अंधविश्वासी हो गया। लेकिन अगर तार्किक ज्ञान के माध्यम से ये लोग आगे बढ़े तो मैं दावे से कह सकता हूं कि काशीराम ने लोगों को जगाया था कि अंधविश्वास से बचो, उसने राज्य में पहुंचा दिया था। सर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया और मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर बन गई। जैसे ही मनुवादियों ने वो घेर ली और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का नारा आया और वही नासो लिया विचारधारा का। 2014 में भी आपने यही माहौल क्रिएट किया था कि जाट नॉन जाट का चुनाव बना दिया गया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। एक बार फिर से चुनाव से पहले वही आपने यात्रा शुरू कर दी, क्या वही माहौल तैयार किया जाएगा जिससे बीजेपी को फायदा मिले? क्या बीजेपी के लिए आरोप ये लगते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये काम करते हैं? देखिए, जो जाट नॉन जाट का नारा दिया था वो दिया था बीजेपी। मैंने कहा था कि 100% आरक्षण की जरूरत है देश को। जनसंख्या अनुपात में सभी जातियों में पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी हमारे पास 1-2% है। 1-2% जो भी हमारे पास नौकरी हर जात में उसके एवं लोगों को मिल जानी चाहिए। लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है उनके तो घर में बेटे बेटियां चाचे भतीजे सब लगे हुए हैं, और जिनका राजनीति से दखल अंदाजी नहीं थी वो 4 पीढ़ी में एक चपड़ासी नहीं लगा सके। उस दिन मैंने कहा था जाटों को आरक्षण चाहिए तो क्यों ना आरक्षण ब्राह्मण बनिए, ठाकुर पंजाबियों को भी दे दिया जाए, जनसंख्या अनुपात में सबको आरक्षित कर दिया जाए। इस व्यवस्था को बीजेपी ने जाट नॉन जाट बनाया। अभी बीजेपी हिंदू मुसलमान बना रही है। पिछला इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा था पुलवामा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, अब लड़ेंगे रामलला के नाम पर।
और हम यही समझाने के लिए आए कि रामलला की कमेटी में तुम्हारा एक भी व्यक्ति नहीं है। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, बीजेपी इतने शातिर लोगों का एक बड़ा संगठन है जो इस देश में हिंदू मुसलमान की नफरत के हिसाब से अपनी रोटियां सेकने में माहिर है। अब माहिर जो शातिर लोग हैं वो तो आपको मालूम है वो फायदा किसी भी एंगल से उठाने का हर चेष्टा रखते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को समझा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इनके खून में राम श्याम घुसा हुआ है और बीजेपी भी घुस रही है। अगर ये अपने बच्चों के हितों के लिए ये समझेंगे तो ये मैं आपके सामने जो है ना अभी 52% की जो हिस्सेदारी है बैकवर्ड की, वो सिर्फ 11% है। मेरे पास अभी पेपर थे, पता नहीं लड़का कहाँ लेके गया। मैंने कभी बिना सबूत से आज तक कोई स्पीच नहीं दी, अन्यथा लोग पता नहीं कहाँ टांग देते। ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये जिसमें हाई कोर्ट ने मांगा था किस जात की नौकरी कितनी है, संख्या कितनी है। 28% एक ही समाज के पास ये है जिन्होंने जात बताई थी, और जिन्होंने जात छुपा ली थी 69,000 ये लोग हैं। 29% ये हैं। लगभग 50-55% लोग उनके पास हैं जो आरक्षण के नाम पर हरियाणा चला रहे थे। अब बताइए, भेदभाव के खिलाफ बोलना कोई जात पात का बढ़ावा, जात पात तो उन्होंने बढ़ाई जिन लोगों ने अपने अंधे बंटे रेवड़ियां दे अपना। आपने कार में कितनी सीट मानते हैं कि कितनी सीट इनको मिलने वाली है चुनाव में, लोकसभा विधानसभा? 10 साल से ज्यादा हमारा देश का नागरिक किसी भी सरकार को झेल नहीं सका। ज्यादा से ज्यादा एक में तो कह देगा कि भी मेरे पास हो नहीं सका, ये अड़चनें थी। उसे एक मौका हर बार दिया लोगों ने। 10 साल के बाद झेलना तो बंद, इनकी जमानतें जब्त होंगी सब। एक ओबीसी जो जाति है उनकी जनगणना की बात होती है, तमाम पार्टी दावा करती है लेकिन नहीं हो पाती, उसको कैसे देखते हैं कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना के लिए ही हमने बस के ऊपर सबसे पहला कि जातिगत जनगणना हो, सभी लोगों को उनके हक अधिकार उनकी संख्या के हिसाब से मिलने चाहिए, चाहे वो 31 का सेंसस मान लो, चाहे 48 का मान लो, चाहे 2011 या 11 का या 21 का मान लो, लेकिन सभी को एक बार सुनिश्चित कर देना चाहिए। फिर कोई आबादी अपनी ज़्यादा बढ़ा रही है तो उसका अपने आप घट जाएगा। ऐने हो जो व्यवस्था ठीक करना हमारा फर्ज। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा तमाम? आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे, बाकी लोग किन पे लड़ेंगे? मेरे आप लोगों को मुद्दे मैंने रखे हैं कि हमारे को मौका मिलेगा तो हम 100% आरक्षण करेंगे। एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता करके दिखाएंगे। किसान और मजदूर पे सभी पार्टियां बड़े भाषण देती हैं, लेकिन हम किसान को मनरेगा के साथ और मजदूर को मनरेगा से जोड़ेंगे। आधी लेबर सरकार देगी, आधी लेबर किसान देगा। जिसके यहाँ काम होगा मजदूर की दोगुनी दिहाड़ी हो जाएगी और किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएगा। आबादी कंट्रोल कराएंगे और बुढ़ापा विधवा पेंशन को और प्रेजेंट जो पेंशन बंद कर रखी है सरकार ने कि सभी को बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है तो उसे बहाल करेंगे। और 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते तक हमारा प्रयास है कि जब तक नौकरी ना दे सके उसके बेटे को, जो हमारा देश का नागरिक है जिसने बच्चे को पढ़ाया है, नौकरी नहीं मिली, उसे 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दें। हरियाणा सरकार को कितने नंबर दोगे 10 में से? जैसे अभी हरियाणा सरकार को तो नंबर अब जनता देगी, चाहे वो 0 दे, और मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होगा। जनता नंबर इनके काटने के लिए बैठी है कि भाई माइनस में न पहुंचा दें। कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति, एक ही आदमी लड़ा और वो अकेला भी हार गया क्योंकि वो लोगों को समझाता रहा, अपनी वोट भी नहीं डाल सका। ऐसी स्थिति भी आ सका। जेजेपी भाजपा की सरकार है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कितना न्याय दे पाए जिस तरह से दावे तमाम किए जाते हैं कि अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ। मैं सभी पार्टियों को देखने के बाद कह रहा हूं कि इन दलितों पिछड़ों की कोई भी सगी नहीं है। सब ने इनको इस्तेमाल किया झूठ परोस करके। अभी भी झूठ पे झूठ परोसने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको जगाने का प्रयास कर रहे कि जागो, इकट्ठे हो जाओ, अपने हकों के लिए अपनी वोट डालना सीख लो। मैं तो सिर्फ इतना कहा कि अपनी वोट डालना सीख लो। ये छोड़ दोगे राजकुमार सैनी जैसे आपने कहा कि आपको क्या फायदा हुआ कि जो है ना आपको वोट नहीं पड़े। वोट इनको लोग इतना क्लैरिफाई कर देते हैं कि राजकुमार सैनी पर वोट डालने से खराब हो जाएगी आपकी वोट और हमारे बाद डालने से कामयाब हो जाएगी। मैं तो कामयाब हो गए।
और इनको लूट ले गए, इन्हीं की वोट के माध्यम से इनको लूट लिया। खराब तो वोट अब हुई, इन्होंने जब अपनी वोट को हवा के मुताबिक उड़ा दिया। अगर ये मेरे पास डालते तो मैं इनके हिस्सों के लिए लड़ रहा था तो इनको हिस्से दिलवा देता। क्या आप लोकसभा विधानसभा चुनाव में सभी कैंडिडेट को आप लड़ेंगे, किस तरह से नेतृत्व करेंगे कि राजनीति चुनावी राजनीति के बगैर तो हक नहीं मिलेगा? देखिए, मैं अगर सामाजिक संगठन चला रहा होता, मैं एक राजनीतिक दल चला रहा हूँ। पीछे भी मैंने 84 लोग 78 लोग खड़े करे थे, 12 लोग अखिल भारतीय उसके जय सुभाष चंद्र बोस की पोती के पास जयश्री के साथ था हमारा गठबंधन। आगे भी हमारी लाइक माइंडेड जो भी क्रांतिकारी देशभक्त लोग हैं उनके साथ कोई भी अगर कोई समझौता हुआ तो जो इंसाफ के लिए पक्षधर है तो हम तालमेल करके लड़ेंगे, सारे जितने भी सीटें हैं सभी।